देवरिया कोचिंग क्लास में हम आप सभी का हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। यहाँ कक्षा 10 के अभ्यर्थियों के लिए हिंदी का प्रश्न पत्र लेकर के हम आए हैं। एक छात्रा ने, देवरिया कोचिंग क्लास की छात्रा ने कितने सुंदर ढंग से इसको लिखा है। आइए देखें। हमको एक कापी में क्या लिखेंगे, उसके बाद से पहले कापी के पहले प्रश्न पत्र वितरित होगा, जो उसकी समय अवधि होगी 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए होगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को पढ़ने के लिए निर्धारित है। संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड क तथा खंड ख में विभाजित हैं। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। 20 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव यानी आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे और उसके बाद वर्णनात्मक प्रश्न एक खंड क में केवल आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 4 विकल्प रहेंगे। उन 4 विकल्पों में से जो विकल्प सही होगा उन्हीं विकल्पों को लिखेंगे। बाकी खंड ख से आपको वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपको यह पहले कापी फिर उसके कैसे भरें आइए देखें। यहाँ लिखा रहेगा परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, तो यहाँ परीक्षार्थी का जो अनुक्रमांक होगा उसको हम शब्दों में लिख देंगे। फिर 2 परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, तो इसको हम अंकों में लिख देंगे। फिर यहाँ विषय हिंदी, परीक्षा का दिन जो आपका दिन निश्चित है बृहस्पतिवार, उस दिन आप लिख देंगे। परीक्षा तिथि अंक पाली, तो यहाँ 22/2/2024 को हमारा हिंदी का प्रश्न पत्र है, तो यहाँ परीक्षा तिथि 22/2/2024 और प्रथम पाली लिख देंगे। केंद्र का नाम, जिस केंद्र में परीक्षा आप दे रहे हैं उस केंद्र का नाम यहाँ अंकित करना होगा। फिर यहाँ कक्ष निरीक्षक किसे भरेंगे, यहाँ दिनांक कक्ष निरीक्षक रहेगा। फिर आपको ये प्रश्न पत्र देखें कैसे इस छात्रा ने इन प्रश्नों को सही ढंग से किया है। यहाँ खंड अ बहुविकल्पीय प्रश्न निर्देश, सही उत्तर विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित कथनों में से सही कथनों को पहचान कर लिखिए। इसमें 4 ऑप्शन हैं, अ ब स द। अ है राम वृक्ष बेनीपुरी प्रसिद्ध एकांकी लेखक हैं। किन्नर देश में लेखक राहुल साकृत्यायन हैं। स आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध, समालोचना और इतिहास लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं। द डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कवि एवं कहानीकार हैं। तो देखिए इस छात्रा ने कितने सुंदर ढंग से इस प्रश्न पत्र को लिखा है। पहला आपका पूछा है निम्नलिखित कथनों में से सही कथन को पहचान कर लिखिए। तो राम वृक्ष बेनीपुरी प्रसिद्ध एकांकी लेखक हैं, इसमें सही आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध, समालोचना और इतिहास लेखन के लिए प्रसिद्ध है। फिर आपका प्रश्न पत्र है, भारतेंदु आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक थे। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। गुलाब राय प्रसिद्ध कवि हैं। शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो इस तरह से आप प्रश्न पत्र इतने सुंदर ढंग से आप जहां तक हो सके एक विकल्प का एक ही में सुंदर ढंग से लिखने का आप प्रयोग करेंगे। केवल इधर ही आप स्पेस छोड़ेंगे, इधर आप स्पेस नहीं छोड़ेंगे। देखिए इसका आंसर होगा च, ऐसे ही लिखेंगे। प्रश्न पत्र संख्या 1, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। इस पर उसको सही उत्तर है, इसको 1 नंबर पूरा आसानी से प्राप्त हो जाएगा। दूसरा पूछ रहा है कि आपका उपन्यास सम्राट कहा जाता है डॉक्टर श्याम सुंदर दास को, ब प्रेमचंद को, जयशंकर प्रसाद को और द जयनंद कुमार को। तो उपन्यास सम्राट आप जैसा कि जानते हैं कि उपन्यास सम्राटकार मुंशी प्रेमचंद को ही कहा जाता है, तो हमारा दूसरा का ऑप्शन ब सही होगा। इसलिए इस छात्रा ने कितने सही ढंग से लिखा है ब प्रेमचंद को, तो इस पर सही करके एग्जामिनर आपको यहाँ पर 1 नंबर आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। तीसरा इसी तरह से प्रश्न है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। इसमें भी देखिए 4 ऑप्शन हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यशपाल, स प्रेमचंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप भी जानते हैं पंच परमेश्वर कहानी यानी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित है। तो इसका भी छात्रा ने कितने सुंदर ढंग से लिखा है। प्रश्न पत्र संख्या 3, प्रेमचंद यह पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। तो इस पर भी आपको आसानी से 1 अंक प्राप्त हो जाएंगे। इसी तरह से शुक्ल युग का नामकरण एवं समयावधि किस विद्वान के नाम पर किया गया। तो शुक्ल युग का नामकरण एवं समयावधि किस विद्वान के नाम पर किया गया। तो वंशीधर शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक, 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। तो इसका है नामकरण एवं समयावधि पूछा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको किया था।
इसी तरह से पांचवा आपका प्रश्न, मैला आंचल या ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार हैं। आप जानते हैं कि जैसे कि मैला आंचल के रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु हैं, और यदि आपको इन दोनों में से या यहाँ दिया है, चाहे आप मैला आंचल लिखे या ध्रुव स्वामिनी लिखे, तो मैला आंचल यहाँ पर जो होगा वह आपका फणीश्वर नाथ रेणु हैं। यदि आपको मैलांचल नहीं लिखना, ध्रुव स्वामिनी लिखना है, तो ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार आप जयशंकर प्रसाद लिखेंगे। लेकिन छात्रा ने यहाँ मैला आंचल केवल इन दोनों में से कोई एक ही लिखना है, इसलिए इसने फणीश्वर नाथ रेणु मैला आंचल के लेखक हैं, तो इसने इसको सही लिखा है, तो 1 नंबर इसको भी यहाँ प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से जो ऑप्शन सही होंगे, इसको इतने सुंदर ढंग से, विशेषकर आप यही ध्यान देंगे कि एक खंड का एक ही क्रम से इसको आंसर आप लिखेंगे। तीसरा है तारसप्तक का प्रकाशन वर्ष है। ध्यान दीजिएगा, तारसप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी से शुरू होता है। इस छात्रा ने यहाँ लिखा है 1943। हर में आप 8 जोड़ते जाएंगे तो इसका दूसरा और तीसरा आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे 1943 में 8 जोड़ देंगे तो वहां हो जाएगा, यदि पूछा गया हो कि तारसप्तक का प्रकाशन वर्ष है यानी प्रथम, तो प्रथम आपका 1943। यदि द्वितीय पूछेगा तो उसमें 8 जोड़ देंगे तो वह आपका हो जाएगा 1951। तो इसमें केवल पूछा है कि तारसप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो छात्रा ने किसने सुंदर ढंग से लिख दिया है सन 1943। इसमें भी उसको 1 मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका है आधुनिक युग की मीरा। आपको इंटरव्यू में आता है कि सिद्ध कीजिए कि ठीक है महादेवी वर्मा आधुनिक युग की मीरा है, तो इस प्रकार से यहाँ आपको दिया गया है आधुनिक युग की मीरा है महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा कुमारी, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, इसमें आता है महादेवी वर्मा आधुनिक युग की मीरा है, तो इसने लिखा है प्रश्न पत्र संख्या 7 का सही आंसर महादेवी वर्मा, इसमें इसको 1 अंक मिल जाएंगे। इसी प्रकार से आपको दिया गया है साकेत या गंगा लहरी या प्रिय प्रवास या राम की शक्ति पूजा। इसमें 3 आपको ध्यान दीजिएगा पूछा है, साकेत, गंगा लहरी, प्रिय प्रवास। तो इसमें कोई भी या राम की शक्ति पूजा, इन चारों में से जिसका भी आपको किसी एक का उत्तर यदि आ रहा हो तो आप उसको लिख देंगे साकेत, गंगा लहरी, प्रिय प्रवास, राम की शक्ति पूजा। तो इस लड़की ने साकेत यानी मैत्री शरगुप्त, गंगा लहरी, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और राम की शक्ति पूजा त्रिपाठी निराला की लिखी गई है, इसलिए इसमें से जो भी आपको आएगा तो इस लड़की ने साकेत का लिखा है, तो साकेत यहाँ लिख देंगे, मैत्री शरगुप्त की रचना है, तो इसमें 1 नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसी तरह से आइए देखें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसमें किसकी रचना है, तो इसमें भी दिया गया है तो मैत्री शरगुप्त की रचना है। छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी है, तो छायावाद युग की जो प्रमुख प्रवृत्तियां 4 आपको दिया गया है, कुंठा और निराला, श्रृंगार और प्रेम वेदना, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण, रीति ग्रंथों का निर्माण। तो इसमें श्रृंगार और प्रेम वेदना, यह प्रश्न 9 का जो छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी है, तो यह आपका सही है, इस पर 1 अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे। दूसरा है लोकायतन या बौरी अकेला या आंचल के पार द्वार या यशोधरा किसकी रचना है, तो यह अशोक वाजपेयी की रचना है। इस प्रकार से इस छात्रा ने सही ढंग से इसको लिखा है, तो 1 नंबर यहाँ आपको प्राप्त हो जाएंगे। अब बिहारी की काव्य शैली इसमें पूछा गया है, तो बिहारी की शैली जो है कल में लिखा गया है, यहाँ आपको दिया गया करुण या हास्य का अस्थाई भाव होता है। ध्यान दीजिए, करुण या हास्य का किसी का एक का अस्थाई भाव पूछेगा, तो करुण रस का होता है कि किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के नष्ट होने से जो मन में शोक होता है, यही शोक नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के योग से करुण रस की निष्पत्ति होती है। इस प्रकार से यह करुण रस का अस्थाई भाव यदि पूछ रहा है, तो करुण रस का अस्थाई भाव शोक है, तो यहां उसने शोक लिखा है, जो 1 नंबर आपको प्राप्त होगा। हास्य रस का अस्थाई भाव होता हास, अर्थात किसी व्यक्ति की विकृत वेशभूषा, हास भाव दशा आदि को देख करके जो मन में हंसी का भाव उत्पन्न होता है, उसे हम हास्य रस कहते हैं। इस प्रकार से यहां हास्य रस का अस्थाई भाव यदि आपको लिखना हो तो हास हो जाएगा। तो इसमें दोनों में से जब भी या पूछ रहा है तो दोनों में से कोई एक आपको लिखना होगा, इसलिए करुण रस का अस्थाई भाव शोक होगा।
तो यहाँ आप स्पष्ट लिखेंगे करुण रस का अस्थाई भाव शोक है। यदि आपको ऐसा लिखना है कि हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है, हास्य का अस्थाई भाव हास होता है, इस तरह इसको स्पष्ट रूप से लिखेंगे ताकि यह प्रसिद्ध होगा कि आप करुण का लिख रहे हैं या हास्य का लिख रहे हैं। अब प्रश्न पूछ रहा है जिस छंद के प्रत्येक चरण में एक समान मात्राएं होती है उस छंद को कहा जाता है। तो जिस छंद के प्रत्येक चरण में एक समान मात्राएं होती है उस छंद को आपको कहा जाता है सममात्रिक छंद, क्योंकि इसमें सम, विषम और वर्णिक छंद होते हैं। तो सममात्रिक छंद जिस छंद की चारों यानी मात्राएं बराबर होती है, यानी प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण, 4 चरण होते हैं। तो यहाँ होता है चौपाई छंद की इस प्रकार से मात्राएं या आपके बराबर होते हैं, उसको हम सम छंद कहा जाता है। जिस छंद के जैसे दोहा है आपका, इस प्रकार से यह विषम छंद में आता है, सोठा है विषम छंद में आता है। तो इस प्रकार से जिसमें पूछ रहा है कि जिस छंद के प्रत्येक चरण में एक समान मात्राएं होती है उस छंद को कहा जाता है, तो उस छंद को सम छंद कहा जाता है। तो यहाँ सम छंद लिखेंगे। अनंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ध्यान दीजिए, अनंत शब्द का होता है अन, इसमें उपसर्ग है। इस प्रकार से यहाँ 1 नंबर इसको प्राप्त हो जाएंगे। पूर्व पद संख्यावाची होता है, यानी किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है? तो आप जानते हैं जिस समास का यानी द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है, जैसे आपका पंचानन, पंचवटी, नवग्रह, दोपहर। तो इस प्रकार से जिस पद का पूर्व पद संख्यावाची होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। तो इसमें पूछ रहा है पूर्व पद संख्यावाची होता है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास में, द्वंद्व समास में। तो आपका यह द्विगु समास जो होगा वह ऑप्शन आपका सही है, इसलिए इसको 1 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। फिर पूछ रहा है शिकारी का बाण हिरण को लगा रेखांकित का पर्यायवाची है। तो यहाँ सर होगा, इसलिए शिकारी का बाण हिरण को लगा, सर का पर्यायवाची हो इसका होता है, सर बाण का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ शिकारी का बाण रेखांकित का पर्यायवाची है, तो यह सर आपका हो जाएगा। इसी तरह से युष्मद शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है युवाम, युष्मासु, त्वयि, त्वत। तो युष्मद शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप आपका होगा युष्मासु, जो शब्द है वह आपका सही होगा। तो इस प्रकार से 1 अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे। अब आपके इसमें पूछे जाते हैं वाक्य के रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य जिस वाक्य में केवल एक कर्ता और एक क्रिया होती है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य ऐसे सरल वाक्य जो संयुक्त या योजक चिन्हों से जुड़कर बने होते हैं उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। और ऐसे वाक्य जिसमें एक प्रधान वाक्य तथा शेष उसके आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। यहाँ पूछ रहा है जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य, उपवाक्य और अन्य आश्रित वाक्य होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो इस प्रकार से सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य तथा कुटिल वाक्य, तो वाक्य रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में केवल एक कर्ता और एक क्रिया होती है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य जिस 2 सरल वाक्य जो योजक या समुच्चय बोधक चिन्हों से कर बने होते हैं उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। और ऐसे वाक्य जिसमें एक आश्रित वाक्य तथा शेष उसके आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि किस प्रकार का वाक्य है, तो यह आपका मिश्र वाक्य सही छात्र ने लिखा है, इसलिए इसको 1 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ कह रहा है कि जब वाक्य के भाव की यानी वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य का प्रधान केंद्र बिंदु कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। तो कर्ता में यानी कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया कर्म के लिंग व वचन के अनुसार कार्य करती है। भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है, इसमें कर्ता और कर्म लोप होते हैं। इसलिए पूछ रहा है कि जब वाक्य के भाव की प्रधान होती है तो वह भाववाच्य होता है। तो छात्रा ने इसका ऑप्शन कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तवाच्य और इस प्रकार से इनमें से कोई नहीं तो भाववाच्य ऑप्शन सही है। तो यहाँ भाववाच्य लिख करके हम इसको लिख देंगे जिससे 1 नंबर प्राप्त हो जाएंगे।
फिर आपका यही 20वां क्वेश्चन है जो 20 नंबर के आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ तस्मय तद शब्द के किस विभक्ति और वचन से संबंधित रूप है, तो आप यहाँ लिखेंगे तस्मय शब्द। यहाँ आपका चतुर्थी एक वचन यहाँ लिखा गया है, तृतीया बहुवचन का, चतुर्थी एक वचन का, द्वितीया द्विवचन का, पंचमी एक वचन का। तो इसमें तस्मय तद शब्द के किस विभक्ति और वचन से संबंधित रूप है, तो आपका होगा चतुर्थी एक वचन का रूप है। तो यह आपके बहुविकल्पीय प्रश्न जो 20 नंबर से पूछे जाएंगे, यदि आप कर देते हैं तो 20 में 20 आपको पूरे अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ छात्रा ने कुल 20 अंक प्राप्त किए हैं। और इसी तरह से आपको काफी सुंदर ढंग से लिखनी है, क्योंकि कॉपी की कोताही नहीं करना, जितना कॉपी आपको पर्याप्त है। और यहाँ लिखने के लिए दूर दूर तक, जैसे छात्रा ने प्रश्नोत्तर संख्या 20, प्रश्नोत्तर संख्या 19 ऐसे जो डाल करके लिखा, ऐसे ही सुंदर ढंग से आपको भी लिखने हैं। बाकी अब आपके आते हैं खंड ब, जो वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। इसमें से कोई एक गद्यांश का पैरा दे करके और उसमें से क्वेश्चन 3 पूछे जाएंगे, उसी के आधार पर आपको लिखना होगा। तो देखिए, आज आपका है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा रचित भारतीय संस्कृत पाठ से लिया गया। तो इसको आपको सही करना है कि किस पाठ से लिया गया। आइए देखें। आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उसे अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे और भोग भावना को दबाए रखें। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। वह नैतिक अंकुश या चेतना या भावना ही दे सकती है, वहीं इस शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित भी। अब इस पैरा से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, तो यह आपको पहचानना होगा कि किस पैरा मतलब किस पाठ से संबंधित है। उपर्युक्त अवतरण का संदर्भ लिखिए। तो आइए छात्र ने कैसे प्रश्न उत्तर संख्या 1 डाल करके, यानी खंड ख आप खंड ब यहाँ लिखेंगे, वह खंड क था, एक खंड ब। वर्णनात्मक प्रश्न यहाँ लिख देंगे सुंदर ढंग से। फिर प्रश्नोत्तर संख्या 1, और चूंकि अब ये वर्णनात्मक प्रश्न है, इसको हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ संदर्भ लिख रहा है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित और महान पुरातत्व लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा रचित या उद्धृत भी लिख सकते हैं भारतीय संस्कृत। इसको आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, जिस पाठ का नाम है या जिस पाठ का शीर्षक है और यह जिसके लेखक हैं, यह आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है, से उद्धृत है। यह आपका 1 नंबर का है, तो इसमें आपको 1 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो अंश आपका रेखांकित होगा उसको आपको व्याख्या करनी है। तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कह रहा है कि वर्तमान युग विज्ञान का, आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है, इसका आपको व्याख्या करना है। तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कह रहा है कि वर्तमान युग का विज्ञान अद्भुत उन्नति प्राप्त कर रहा है। विज्ञान की उन्नति से मनुष्य को असीमित शक्ति प्राप्त हो रहा है, किंतु विज्ञान की शक्ति का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इस शक्ति का उपयोग एक शक्ति व्यक्ति अथवा समूह के उत्थान के लिए तथा दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में हो रहा है। लेखक का कहना है कि समाज में या राष्ट्र में ऐसी भावना उत्पन्न होनी चाहिए जिससे विज्ञान की शक्ति के इस दुरुपयोग को रोकने के लिए अहिंसात्मक त्याग की भावना को बढ़ावा दिया जा सके। यदि विज्ञान की शक्ति पर प्रेम और अहिंसा जैसे नैतिक मूल्यों का नियंत्रण नहीं लगाया गया तो मानव का हित नहीं कर सकती। नैतिक बंधन से विज्ञान की असीमित शक्ति सीमित हो सकती है और उसका उपयोग विनाश के लिए न कर निर्माण के लिए किया जा सकता है। आज विज्ञान की शक्ति को कल्याण की दिशा में प्रेरित करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। तो ये आपका रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए पूछा गया है। तो जो अंक रेखांकित होंगे उसी अंश का आपको व्याख्या करना होगा। विज्ञान का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है, तो विज्ञान का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है, हेडिंग डाल करके यहाँ सुंदर ढंग से लिखेंगे। विज्ञान की शक्ति का उपयोग एक समूह और व्यक्ति के उत्थान तथा दूसरे समूह को गिराने के लिए हो रहा है। इस प्रकार से ये प्रश्न जो होंगे इससे आपको 5 नंबर के जो पूछे जाते हैं वह 2, 2, 1 इस पे 5 नंबर मिल जाएंगे। फिर इसी प्रकार से आपके पठित
पुस्तक से पद्यांश, एक आपको गद्यांश रहेंगे और एक आपके पद्यांश। यह आप है, पुरते निकषी रघुबीर बधू धर धीर दये मग में डग द्वय झलकी भरी बा लेकनी जल की पट सूख गए मधुरा धर द्वय फिर बूझती है चलनो अब केतिक पड़ कुटी करी हो कीत है तिय की लखिया तुरता पिय की अखिया अतिचा रुचली जल च्वय। यह आपको पद्यांश दिया गया है। यह उस समय का वर्णन है जब श्रृंगवेरपुर से जगत जननी जानकी अपने पति प्रभु श्री रामचंद्र और लक्ष्मण के साथ वह जब चल रही थी, उस समय यह वर्णन है। तो यह आपको पूछ रहा है कि उपयुक्त काव्यांश का संदर्भ लिखिए। पुर से कौन निकली, मार्ग में दो पग रखते ही क्या हुआ, उपयुक्त काव्यांश की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रकार 4 प्रश्न आपको दिए रहेंगे। तो संदर्भ पहले लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित और महान कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग यानी वन पथ पर शीर्षक से उद्गृत है। इस प्रकार से यह आपको संदर्भ या लिखने के लिए है। तो संदर्भ आप सही ढंग से उपयुक्त काव्यांश का संदर्भ आप लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित और धनुष यानी कवि महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित वन पथ पर शीर्षक से उद्गृत है। फिर पूछ रहा है पुर से कौन निकली, यानी पुरते निकसी श्रृंगवेरपुर से जगत जननी यानी जानकी प्रभु श्री राम प्रिया यानी पुर से यानी श्रृंगवेरपुर से कौन निकली, तो रघुबर की बधू अर्थात सीता जी निकली। पुरते निकसी रघुबीर बधू यानी पुर माने श्रृंगवेरपुर से यानी जगत जननी जानकी प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रिया वह निकली। तो यहाँ पूछ रहा है कि पुर से कौन निकली, तो पुर से प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रिया जगत जननी जानकी सीता जी श्रृंगवेरपुर से निकली। इसको लिखेंगे तो पूरा आपको नंबर प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ इस छात्रा को आपको नंबर प्राप्त हो रहे हैं। फिर पूछ रहा है मार्ग में दो पग रखते ही क्या हुआ, तो चूंकि वह नाजुक वह राजकुमारी थी और इस प्रकार से वह अपने पली बढ़ी थी जिससे अभी 2 ही कदम चली थी। धर धीर दये मग में डग द्वय, जैसे ही धैर्यता को धारण करते हुए अभी 2 ही कदम चली थी कि क्या हो गया, झलकी भरी भा लेकनी जले की, उनके ललाट पर यानी पसीने की बूंदे छलक आई। पट सूख गए मधुरा धैर्य द्वय, और उनके जो दोनों मधुर ओष्ठ थे वह सूख गए थे। चूंकि वह राजकुमारी थी और नाजों से पली बड़ी थी, इसलिए अभी अपने मन में धैर्यता को धारण किए हुए 2 ही कदम चली थी कि उनके ललाट पर पसीने की बूंदे छलक आई और उनके दोनों जो मधुरोष्ठ थे वह सूख गए। तो इस प्रकार पूछ रहा मार्ग में 2 पग रखते ही क्या हुआ, तो आप लिखेंगे मार्ग में 2 पग रखते ही सीता जी के माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगी और उनके दोनों मधुरोष्ठ जो थे, दोनों अधरोष्ठ जो थे वह थकान के कारण सूख गए। तो इस प्रकार से आप इसका सही ढंग से इसको आंसर लिखेंगे तो पूरे नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे। फिर पूरे काव्यांश की व्याख्या पूछ रहा है, तो आइए देखें। पुरते निकषी रघुबीर बधू धर धीर दये मग में डग द्वय, श्रृंगवेरपुर से जैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रिया जगत जननी जानकी अपने मन में धैर्यता को धारण किए हुए 2 दिए मग में डग द्वय, डग द्वय माने 2 ही कदम चली थी मन में धैर्यता को धारण किए हुए। झलकी भरी भा लेकनी जले की, भाल माने होता है मस्तक, कनी जल माने यानी पसीने की बूंदें। झलकी भरी भाल कनी जल की, उनके ललाट पर पसीने की बूंदें छलक आई। पट सूख गए मधुरा धैर्य वह, और इस प्रकार उनके जो दोनों मधुरोष्ठ थे वह सूख गए। फिर बूझती है चलनो अब केतिक पड़ कुटी करी हो की तह, फिर अपने प्रभु श्री रामचंद्र अपने प्राण प्रिय पति से पूछ रही हैं कि ए प्रिय
फिर बूझत है चलनो अब केतिक, अब हमें कितनी दूर और चलना है तथा हमारी घास फूस से निर्मित यह पर्णकुटी कहाँ बनेगी। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी की ऐसी आधुरता को देख करके, ऐसी व्याकुलता को देख करके गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, तिय की लखिया तुरता पिय की अपने प्रियतम यानी सीता जी की ऐसी आतुरता को लख कर मैंने देख कर, तिय माने पत्नी, तिय की लखिया तुरता पिय की अखिया अतिचा रुचली जले च, उनके आंखों से यानी चारों कोने से उनकी अश्रुधारा प्रवाहित हो गई। तो इस प्रकार से इसकी व्याख्या आप सरल ढंग से कर देंगे तो आपको पूरे के पूरे अंक प्राप्त हो जाएंगे। आइए देखें, अब आपको संस्कृत परिचायिका से प्रश्न पूछे उसमें दिए जाते हैं, तो इसमें भी गद्यांश और पद्यांश रहेंगे, तो इसका भी सही ढंग से आपको संदर्भ और प्रसंग सहित लिखने होंगे जो पूरे अंक प्राप्त होंगे। तो यह आपको प्रबुद्धो ग्रामीण से आपका दिया गया है। एकदा बहवः जना ध्रुमयानाम रेलगाड़ी आरूह नगर प्रति गच्छन्ति स्म, तेषु केचित् ग्रामीण केचि नागरिका आसन, मार्गे स्थितेषु तेषु एक नागरिक ग्रामीणान उपहसन अकथयत, ग्रामीणा अद्यापि पूर्ववत अशिक्षिता। अब यह आपको प्रश्न पूछे जाएंगे तो इससे आपको संदर्भ एक दे करके और इसका संदर्भ सहित व्याख्या लिखना है। तो यह हो जाएगा प्रश्नोत्तर संख्या 3 यहाँ डाल करके लिखेंगे संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित प्रबुद्धो ग्रामीण से उद्धृत है। तो आपको संदर्भ पूछा गया, संदर्भ लिख देंगे। उसके बाद से इसमें पूछ रहा है, एकदा बहवः जना ध्रुमयानाम, ध्रुम यानी ब्रैकेट में कर दिया रेलगाड़ी, आरूहम नगरम प्रति गच्छन्ति, एकदा माने एक बार बहुत से लोग, ध्रुमयान आरूह माने रेलगाड़ी में, आरूह माने बैठ कर या चढ़कर, नगरम प्रति गच्छन्ति यानी नगर की ओर जा रहे थे। तेषु केचित ग्रामीण, तेषु माने उनमें से, केचित माने कुछ ग्रामीण थे, केची नागरिका आसन और कुछ नगरवासी बैठे थे। मौन स्थितेषु, मौन बैठे हुए, मौन स्थितेषु, तेषु एक नागरिक ग्रामीण उपसन यानी मौन बैठे हुए, करा कि उनके चुपचाप बैठे रहने से एक नगरवासी ने ग्रामीणान उपहसन अकथयत, ग्रामीण का उपहास करते हुए, हंसी उड़ाते हुए कहा, ग्रामीणा अद्यापि पूर्वतः अशिक्षिता, ग्रामीण आज भी पहले के तरह गवार या अशिक्षित हैं। तो इसका पूरा आप लिख देंगे तो पूरा अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप अंक प्राप्त कर लेंगे। तो इसको सुंदर ढंग से जितना ही आप लिख सकेंगे, इसको सुंदर ढंग से आप लिखने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिए, उसके बाद से आपको खंड काव्य आएगा। तो देवरिया जिला के लिए केवल आपको मेवाड़ मुकुट खंड काव्य से जो प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे उन्हीं प्रश्न पत्रों को आपको मतलब करना होगा प्रश्न पत्र के आधार पर। बाकी अन्य खंड काव्य बहुत सारे सर्ग रहेंगे, लेकिन देवरिया जिला के छात्रों के लिए केवल मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के आधार पर यानी नायक का चरित्र चित्रण लिखने के लिए यदि आ रहा है तो आपको केवल यही प्रश्न करने होंगे। तो मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण यहाँ आप डाल देंगे प्रश्नोत्तर संख्या 5। मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण यहाँ आपको लिखना है। तो नायक का चरित्र चित्रण यहाँ महाराणा प्रताप उसके प्रमुख नायक हैं। तो उनका पहला आपका है स्वतंत्रता प्रेमी। स्वतंत्रता का प्रेम प्रताप के रोम रोम में व्याप्त है। भारत के सभी शासक अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, परंतु वह जब तक सास है स्वतंत्रता रहूंगा, दास नहीं हो सकता कहते हुए पराधीनता स्वीकार नहीं करते और पराजित होकर भी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए युक्ति सोचते रहते हैं। मैं मातृभूमि को अपनी पुनः स्वतंत्र करूंगा या स्वतंत्रता की बेदी पर लड़ता हुआ मरूंगा। इस प्रकार से यहाँ कहा गया है। दूसरा है देशभक्त। प्रताप में देश प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ है। वे मेवाड़ की मुक्ति के लिए अरावली के घाटी में भटकते हुए भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होते। अपना सर्वस्व गवाकर भी वे अपनी मातृभूमि मेवाड़ की रक्षा के लिए कृत संकल्प हैं। वे देश सेवा का आमंत्रण व्रत लिए हुए हैं। मैं स्वदेश के हित जीवित हूँ, उसके लिए मरूंगा।
तीसरा, आप इस प्रकार से जब लिखेंगे तो आपको सुंदर अंक प्राप्त हो जाएंगे। उदार हृदय, प्रताप का हृदय अत्यधिक उदार है। वे शत्रु की कन्या दौलत को भी पुत्रवती पालते हैं। शक्ति सिंह के अकबर से मिल जाने को वे उसकी मूर्खता मानते हैं और उसे क्षमा कर देते हैं। उनके निम्नलिखित शब्दों से भाई के प्रति उनकी सहिष्णुता झलकती है। मेरा ही मुझसे दूर कहाँ जाएगा, अर्थात उनका भाई जो उनसे दूर हो गया है, इस प्रकार इस शब्दों में कहते हैं कि मेरा ही है, मुझसे दूर कहाँ जाएगा। चौथा हेडिंग आप देंगे त्यागशील, अर्थात जो हमारा नायक का चरित्र चित्रण है उसके सारी विशेषताओं को आप इस प्रकार हेडिंग सहित लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो राणा प्रताप में क्षत्रियोचित त्याग भावना विद्यमान है, इसलिए वे भामाशाह के द्वारा सैन्य संगठन के लिए दिए जाने वाले अपरिमित धन को भी स्वीकार करना उचित नहीं मानते। दृढ़ प्रतिज्ञ राणा प्रताप दृढ़ प्रतिज्ञ है, वह अपने संकल्प को बार बार दोहराते हैं। वे प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक शरीर में श्वास है मेवाड़ की भूमि को स्वतंत्र करके रहूंगा। लिखेंगे इसको ब्लैक पेन से, ये आपका दोहा है। जब तक तन में प्राण लड़ेगा पल भर चैन न लेगा, सूर्य चंद्र टल जाए किंतु व्रत उसका नहीं टलेगा। इस प्रकार से यह आप सुंदर ढंग से लिखेंगे तो इससे आपको एग्जामिनर प्रभावित होता है और इससे अधिक से अधिक अंक प्राप्त होंगे, यानी इससे पूरे अंक आपको मिल जाएंगे। राणा प्रताप अपने संकल्प और प्रतिज्ञा को कार्य रूप देने के लिए सदैव चिंतित रहते हैं। आप छठवां हेडिंग इसी प्रकार देंगे, निर्भीक साहसी और धैर्यवान। महाराणा निर्भीक साहसी और धैर्यशाली हैं। वे दुखमय जीवन व्यतीत करते हैं फिर भी शत्रु के समान सामने नहीं झुकते। वे कंद मूल फल खाकर और भूमि पर सोकर भी धैर्य नहीं छोड़ते। स्वयं अरावली पर्वत उनकी धीरता के विषय में कहता है, वह मत धीर वीर विपदा से किंचित नहीं डरेगा, फिर मेरे अतीत गौरव का जीर्णोद्धार करेगा। इस प्रकार से यह महाराणा प्रताप यानी मेवाड़ मुकुट की खंडकाव्य के नायक के रूप में या उनका चरित्र चित्रण करते हुए आप इसको लिखेंगे। सातवां हेडिंग है स्वाभिमानी। महाराणा प्रताप की नस नस में स्वाभिमान है। उन्हें अपनी जाति कुल और देश पर अभिमान है। वे जाति और देश पर मर मिटना भी जानते हैं। स्वाभिमान के कारण वह मेवाड़ की मुक्ति के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे, परंतु अकबर के सामने सिर नहीं झुकाया। इस प्रकार खंडकाव्य के आधार मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण इस सुंदर ढंग से लिख करके आप पूरे के पूरे अंक प्राप्त कर लेंगे। यहाँ आपको देखिए जब जैसे ही दूसरा प्रश्न पत्र आपका मतलब खत्म हो जाए दूसरा प्रश्न, तो आप यहाँ से नहीं बल्कि इसको दूसरे पेज से लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ इसको यहाँ न लिख करके जैसे ही खत्म हो रहा है छूट जाए, यहाँ इस पेज छूट जाए छोड़ दीजिए, आप दूसरे पेज से लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ छठवां प्रश्न आपका है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए और उसकी 2 प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। तो इसमें आपको 4 किसी लेखक के जीवन परिचय लिखने के होंगे, जिसको आपको सही ढंग से तैयार हो उनका लिख करके और उसकी 2 प्रमुख रचनाओं को लिख देना है। तो यहाँ छात्रा ने पहला संक्षिप्त जीवन परिचय इसमें लिख दिया है, फिर उसके बाद से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय प्रकाश डाला है। संक्षिप्त परिचय, नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जन्म सन 1884 ईस्वी, जन्म स्थान अगोना ग्राम, पिता का नाम चंद्रबल शुक्ल, माता का नाम विदुषी, भाषा इनकी खड़ी बोली है और मृत्यु सन 1941। इसको आप संक्षिप्त रूप में डाल करके और फिर हेडिंग यहाँ देंगे जीवन परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में सन 1884 में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबल शुक्ल था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा इनके पिता के पास राज तहसील नामक ग्राम में हुआ। गणित में कमजोर होने के कारण वह इंटरमीडिएट तक ही पढ़ सके। उसके बाद इन्होंने सरकारी नौकरी की, किंतु स्वाभिमानी होने के कारण सरकारी नौकरी छोड़कर मिर्जापुर के ही मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक बन गए। मिर्जापुर के पंडित केदारनाथ पाठक और प्रेमघन के संपर्क में आने के बाद वह हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। साहित्य में शुक्ल जी का प्रवेश निबंधकार और कवि के रूप में हुआ। तत्पश्चात आलोचना उनकी विशेष और प्रिय विधा बन गई। काशी के हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रधानाध्यापक बन गए। श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने के बाद वे हिंदी विभाग के अध्यक्ष बन गए। तब से उनकी गिनती उच्च कोटि के विद्वानों में होने लगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की मृत्यु सन 1941। चूंकि पूछा गया केवल लेखक का जीवन परिचय, तो आप इस प्रकार लेखक का जीवन परिचय पूछ देंगे। फिर इसमें पूछा गया जिस लेखक का जीवन परिचय लिखेंगे उन्हीं से संबंधित उनकी 2 प्रमुख रचनाओं को आप यहाँ हेडिंग दे देंगे। उनकी प्रमुख
प्रमुख रचनाएं हैं चिंतामणि और आपका पाठ मित्रता है। तो यहाँ इस छात्रा ने सुंदर ढंग से लिखा है, इनकी इस प्रकार 2 प्रमुख रचनाएं चिंतामणि मित्रता, ठीक है। तो यहाँ आप लिख देंगे। फिर इसमें किसी एक कवि का जीवन परिचय यहाँ पूछ रहा है, तो यदि आपका स्पेस छूट जाता है तो आप छोड़ दीजिए, दूसरे पेज से लिखना शुरू करिए। दूसरा प्रश्न पत्र आप दूसरे पेज से लिखना शुरू करिए। आइए देखें, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए और उसकी 2 प्रमुख कृतियों या रचना। यहाँ कृतियां या रचनाएं एक ही चीज होती है, तो कृतियां या रचनाएं एक ही होता है, तो यहाँ 4 इसमें भी दिए रहेंगे। काव्य में भी गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, रामनरेश त्रिपाठी, बिहारी लाल। तो इस प्रकार से अपना कोई भी मतलब यहाँ आप लिख सकते हैं। तो इस छात्रा ने सूरदास पर लिखा है, तो इनका पहले सूरदास, जन्म सन 1478 ईस्वी, जन्म स्थान रुनकता ग्राम, पिता का नाम रामदास, भाषा ब्रजभाषा, मृत्यु सन 1583 ईस्वी। तो आइए देखें, यहाँ आप सुंदर ढंग से लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 6 ख। तो चूंकि 6 का आप कौन सा लिख रहे हैं, तो 6 का यह ख है और ख का यहाँ क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ भी आपको लिखना होगा ब सूरदास का जीवन परिचय। यहाँ आप सुंदर ढंग से लिखेंगे कि बड़ विषय जिसकी कविता का ब्रज का नट नागर है, कविता हुई विलीन ज्ञान की वहीं सूर सागर है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सूरदास का जीवन परिचय लिखते हैं। महाकवि सूरदास का जन्म रुनकता नामक ग्राम में सन 1478 ईस्वी को पंडित रामदास के वहाँ हुआ था। पंडित रामदास शाश्वत ब्राह्मण थे। इनके जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान सिंही नामक स्थान को इनका जन्म स्थान मानते हैं। कुछ विद्वान को इस बात को लेकर मतभेद है कि सूरदास जन्मान थे। कुछ विद्वानों का कहना है कि बाल मनोवृत्तियां और चेष्टाओं जैसा सूक्ष्म वर्णन कोई जन्मांध नहीं कर सकता। इससे यह प्रतीत होता है कि सूरदास आगे चलकर अंधे हुए होंगे। सूरदास जी की कवियों में शिरोमणि माने जाते हैं। एक बार वल्लभाचार्य जी से मिलने के लिए मथुरा के गौघाट गए। वहां उन्होंने उन्हें एक स्वरचित पद गाकर सुनाया। तभी से वल्लभाचार्य जी उन्हें अपना शिष्य बना लिया। सूरदास जी को सच्ची भक्ति और पदभार को निपुणता देख उन्हें अपने मंदिर का कीर्तन भार सौंप दिया। तभी से वह उनका निवास स्थान बन गया। सूरदास जी विवाहित थे। विरक्त होने से पहले वह दीनता के पद गाया करते थे। अपने गुरु वल्लभाचार्य जी के कहने पर वे कृष्ण लीला का गायन करने के सन 1583 में उनकी मृत्यु हो गई। और इस प्रकार से यहाँ आप सुंदर ढंग से लिखेंगे 2 प्रमुख कृतियां। तो सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, मतलब जो भी है, तो इनका 2 आप प्रमुख पूछ रहा है, तो यहाँ 2 कृतियां यहाँ आप लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपका एक प्रश्न ये दिया रहेगा, तो छात्रा ने सुंदर ढंग से लिखा है, तो सुंदर अंक इसको प्राप्त होंगे। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में न आया। तो जो प्रश्न पत्र में श्लोक न हो उसको छोड़ करके आपको जो भी श्लोक आ रहा हो उस श्लोक को आप सुंदर ढंग से लिखेंगे। तो आइए देखें, यह छात्रा ने लिखा है आपको कि कोई एक श्लोक लिखना है। तो किस्वित गुरुतरम भूमे किस्वच खात, किस्विद शीघ्रतरम वातात, किस्विद बहुतरम त्रीणात। माता गुरुतरा भूमे खात पितोचत्रा तथा मन शीघ्रतरम वातात, चिंता बहुत त्रीणात। इस प्रकार से आप श्लोक, जिस श्लोक को आप अच्छे ढंग से लिख सकें उस श्लोक को आप लिख सकते हैं। तो कोई भी श्लोक आपको बस देखना क्या है कि जिस प्रश्न पत्र में उस श्लोक नहीं आया हो उस श्लोक को छोड़ करके आपको जो अच्छे तरह से कंठस्थ हो और जिसको आप सुंदर ढंग से लिखे हो उसको आप लिखेंगे। तो इस छात्र ने बहुत सुंदर ढंग से इसको लिखा, इससे इसको पूरे अंक प्राप्त होंगे। यहाँ भी जैसे खत्म हो रहा है तो आप यहाँ नहीं करेंगे, चूंकि यह छात्र ने कर दिया है, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ जैसे ये खत्म हो रहा है तो अगले, ठीक है, आप इसको स्पेस का ध्यान नहीं देंगे, या जब यही खत्म हो रहा है स्पेस बच जा रहा है इस पर आप ध्यान न दे करके प्रश्न पत्र को दूसरे आप पेज से लिखना प्रारंभ करेंगे। तो पूछ रहा है निम्नलिखित विषयों पर पत्र लिखिए। विद्यालय में खेल का सामान उपलब्ध करने के लिए अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए या अन्य। तो यहाँ दिया है सेवा में संयुक्त प्रधानाचार्य। आप परीक्षा भवन मतलब यहाँ लिख देंगे, लेकिन यदि उपलब्ध दिया है तो जवाहर पब्लिक स्कूल यहाँ उसका जहाँ केंद्र का नाम हो वहाँ लिख देते हैं। यहाँ आपका विषय खेल का सामान उपलब्ध कराने हेतु। इस प्रकार से यह आप यहाँ कामा का प्रयोग या ध्यान देंगे कि यह सेवा में संयुक्त प्रधानाचार्य यहाँ जिस केंद्र का नाम होगा, और यहाँ आप या तो नहीं तो परीक्षा भवन लिख दिया जाता है।
यहाँ मान्यवर या महोदय एक ही चीज का प्रयोग करेंगे, महोदय। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके कक्षा विद्यालय की कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। हमारे विद्यालय में खेल के लिए एक भी खेल का सामान उपलब्ध नहीं है, जिससे बच्चों की जानकारी के साथ साथ स्पोर्ट का मनोबल भी बना रहे, जिससे भारत में स्पोर्ट की संख्या बढ़ी रहेगी और संसार को उच्च स्थान प्राप्त होगा। अतः तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लिखें, छात्रा ने यहाँ गलत कर दिया है, आप जहाँ भी लिखेंगे तो एक कामा जो दिएंगे तो आप यहाँ से अब लिखना प्रारंभ करेंगे, न कि यहाँ से। पहला जो आप लिखना शुरू करेंगे तो आप यहाँ से लिखते हुए जाएंगे। हाँ, दूसरी लाइन आप यहाँ से लिख सकते हैं, लेकिन महोदय के बाद जो आप कामा देंगे तो यहीं से आप लिखना प्रारंभ करेंगे। तो छात्र ने थोड़ी गलती कर दी है, यहाँ आपको यहाँ से लिखना है और फिर आपको यदि दूसरी लाइन लिखना तो उसको आप यहाँ से लिख सकते हैं। इस प्रकार से लिखते हुए आपका आज्ञाकारी शिष्य, यानी यहाँ नाम नहीं लिखना है, आपका यहाँ केवल रोल नंबर अंकित करना है। चूंकि परीक्षा में नाम नहीं लिखा जाता है, इसलिए यहाँ आपकी आज्ञाकारी शिष्य, ठीक है, यहाँ आप लिख करके और यहाँ रोल नंबर लिख देंगे, बस अपना कक्षा जो भी है। इस तरह से आप प्रश्न पत्र को हल करेंगे तो पूरे अंक प्राप्त हो जाएंगे। फिर आपको दिया गया है संस्कृत से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ संस्कृत से 3 आपको रहेंगे, 3 में से जो 2 प्रश्न के उत्तर संस्कृत में लिखने हैं। तो इसमें आपको वाराणसी कस्या भाषायाम केंद्रम अस्ति गीताया क संदेश वीर केन पूज्यते। तो यहाँ प्रश्नोत्तर 9 लिख करके यदि आप पहला लिख रहे हैं तो इसका लिख देंगे। यदि आपको यह ना आकर के दोनों आ रहे तो इन दोनों को, मतलब किन्हीं 2 ही का उत्तर आपको लिखना है। तो छात्र लिखा है कि वाराणसी कस्या भाषा केंद्रम अस्ति, तो वाराणसी संस्कृत भाषाया केंद्रम अस्त्रम अस्ति, यानी वाराणसी किस भाषा का केंद्र बिंदु है, केंद्र है। तो वाराणसी भारतीय संस्कृत भाषायास केंद्रम अस्ति, पूरा सुंदर ढंग से लिख देंगे, आपको पूरे अंक प्राप्त हो जाएंगे। फिर यह वीर केन पूज्यते, तो वीर वीरेण पूज्यते, यह आप सुंदर लिख देंगे। इससे आपको प्रश्न जरूर मिलेंगे। वाराणसी और केन पूज्यते यानी केम किम वर्धते से प्रश्नोत्तर 1 जरूर आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से इन प्रश्न पत्रों को सही ढंग से ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या 9 डाल करके, चूंकि आपका पत्र यदि यहाँ खत्म हो रहा है तो कभी भी आप यहाँ से 9 लिखें, इसको अगले पेज से यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या डाल करके और सुंदर ढंग से लिखने का प्रयास करें। आप यह न सोचें कि अब यहाँ स्पेस बच जा रहा है, उसके लिए आप चिंता न करें, स्पेस छोड़ करके, और हर प्रश्न पत्र को आप अलग प्रश्न पत्र से ही हल करें। दूसरे प्रश्न, हाँ, यदि खंड के प्रश्न एक ही हैं तो उसको इस तरह से जैसे पहला प्रश्न किया गया है, इस तरह से आप इसको एक ही प्रश्न का एक ही पास लिखने का प्रयास करें। लेकिन यदि इस प्रकार से अलग अलग प्रश्नोत्तर संख्या है तो उसको आप स्पेस भले ही छूट जाए, वहां आप स्पेस छोड़ करके और अगले पेज से उसको प्रश्नोत्तर संख्या डाल करके और इस प्रकार सुंदर ढंग से लिखें। इसी प्रकार आपको निबंध लिखने के लिए यहाँ दिया गया किसी एक पर 3 आपको रहेंगे, 3 में से जिस पर आप सुंदर ढंग से लिख सके तो यहाँ आप इसको प्रस्तावना, इसको हेडिंग डाल करके, और जिस पर आपको अच्छे से याद हो, यहाँ दिया भी गया किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, तो किसी एक ही पर लिखेंगे, न कि आप तीनों पर। इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। समय का भी आप मतलब ज़्यादा ध्यान दें, किस पर हमको कितना समय देना है, कितना समय नहीं देना है, क्योंकि समय भी आपका बाध्यता है, 3 ही घंटे का आपको करना है। तो इसको आप ध्यान में रखते हुए सुंदर ढंग से लिखने का प्रयास करें। तो छात्रा ने यहाँ लिखा प्रश्नोत्तर संख्या 10। अब वो लिख रही है कि यहाँ बेरोजगारी की समस्या, तो 10 का यहाँ 2 कर देंगे, ब्रैकेट में 2, दूसरा कर लेंगे बेरोजगारी की समस्या और समाधान, यहाँ लिखी भी है। इसने बेरोजगारी की समस्या और समाधान हेडिंग दे करके लिख देंगे। यहाँ प्रस्तावना, स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से हमारे देश को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा है। इनमें से कुछ समस्याओं का तो समाधान कर लिया गया है, किंतु कुछ समस्याएं निरंतर विकट रूप लेती जा रही है। बेरोजगारी की समस्या भी ऐसी ही एक समस्या है। तो इस प्रकार से आप इसको लिखेंगे। फिर बेरोजगारी से तात्पर्य, मतलब बेरोजगारी क्या है? तो बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जब व्यक्ति अपनी जीविका के उपार्जन के लिए काम करने की इच्छा और योग्यता रखते हुए भी काम प्राप्त नहीं कर पाता। यह स्थिति जहां एक और पूर्ण बेरोजगारी के रूप में पाई जाती है। अब इसका समस्या के कारण, तो भारत में बेरोजगारी की समस्या के अनेक कारण हैं जो निम्नलिखित हैं। इसको लिख करके आप सुंदर ढंग से लिखेंगे, अंक प्राप्त हो जाएंगे। क लिखेंगे जनसंख्या में निरंतर वृद्धि। बेरोजगारी का पहला और सबसे मुख्य कारण जनसंख्या में निरंतर वृद्धि का होना है, जबकि रिक्तियों की संख्या
उस अनुपात में नहीं बढ़ पाती है। भारत में जनसंख्या लगभग 20% वार्षिक की दर से बढ़ रही है, जिसके लिए 50 लाख व्यक्तियों को प्रतिवर्ष रोजगार देने की आवश्यकता है, जबकि रोजगार प्रतिवर्ष केवल 5 से 6 लाख लोगों को उपलब्ध हो पाता है। फिर लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि पर कैसे हम नियंत्रण करें। तो यहाँ इस छात्र ने देखिए किसने सुंदर ढंग से लिखा है। इसी तरह आप भी लिख करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो बेरोजगारी को कम करने का सर्वप्रमुख उपाय जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना है। इसके लिए जनसाधारण को छोटे परिवार की अच्छाइयों की ओर आकर्षित किया जाना चाहिए। ऐसा करने पर बेरोजगारी की बढ़ती गति में अवश्य ही कमी आएगी। लास्ट में आपको कंक्लूजन जो होता है, उपसंहार, यह आपको अवश्य लिखना है। इसमें उसके लाभ और इसके क्या हानि हो सकती है, दोनों को मिला करके और लिखा जाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जन्म दर में कमी करके, शिक्षा का व्यवसायीकरण करके तथा देश के स्वायत्तशाही ढांचे और लघु उद्योग धंधों के प्रोत्साहन से बेरोजगारी की समस्या का अस्थायी समाधान संभव है। जब तक इस समस्या का उचित समाधान नहीं होगा, तब तक समाज में न तो सुख शांति रहेगी और न राष्ट्र का व्यवस्थित एवं अनुशासित ढांचा खड़ा हो सकेगा। अतः इस दिशा में प्रयत्न कर रोजगार बढ़ाने के स्रोत खोजे जाने चाहिए। तो इस प्रकार आप इसको यहाँ दिया गया किसी एक विषय पर, तो इस छात्र ने बहुत सुंदर ढंग से बेरोजगारी की समस्या और उसका कैसे हम समाधान करें, कैसे निराकरण करें, इस पर उन्होंने लिखा है। तो इसको पूरे अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से आप कॉपी लिख करके और अंत में यहाँ अपना अनुक्रमांक लिख करके और समय के ध्यान में रखते हुए आप इसको करेंगे तो आपको निश्चित ही पूरे अंक प्राप्त होंगे। और कॉपी को कहीं मोड़ना और तोड़ना नहीं है, कॉपी को सही ढंग से लिख करके और फिर जैसे ही वेल लगेगी वैसे आपको कॉपी जमा कर देनी है।